हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम यूपीपीसीएस 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराएंगे हम लोग, ठीक है। और इसके अंतर्गत देखिए, जो भी 3-4 दिन जो प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे, जो कराए जाएंगे, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो जीएस वाले सेक्शन के लिए अगर आप देखें जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। तो इधर 3-4 दिन जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे उसे आप इसकी बिल्कुल भी ना करें। उसमें क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व कराया ही जाएगा। क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने के साथ साथ जो एक होता है कि वहाँ पे आप अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थिंक जो आपका होता है ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं और ट्रिक लगा करके क्वेश्चंस ना होते हुए भी कैसे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप वैसे ही तुक्का मार कर के चले आएँ और तुक्का लगा करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर उसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो उसे आप ट्रिक के हिसाब से, ट्रिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और इधर देखिए, अभी इसमें जो है हम लोग DIS के टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे और ये आपका टेस्ट नंबर 15 है। टेस्ट नंबर 13 तक करा दिया गया था। टेस्ट नंबर 14 जो आपका CSAT का है, जिसे ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है। जो लोग करना चाहें उसे कर सकते हैं। बाकी जो टेस्ट नंबर 15 है ये आपका GS का है और इसके बाद एक टेस्ट और है, टेस्ट नंबर 17, वो GS का है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट कराए जाएंगे, बाकी संस्कृति IAS के एक टेस्ट है। तो ये जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी एक जो है सितंबर और अगस्त महीने के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, उनको जो है उनका एक बनाया गया है आपका टेस्ट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है, ठीक है। तो इसे आप लोग सॉल्व करिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यह वीडियो जो भी कराए जाएंगे इधर, उसे इसकी बिल्कुल भी ना करें। अब तक आप लोगों ने मेरे साथ जुड़ करके प्रैक्टिस सेट करा है, तो 3-4 दिन और मेरे साथ जुड़े रहिए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। और इसका आपको फायदा तब मिलेगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब रियलाइज होगा कि हाँ, आपने जो भी डिसीजन लिया अच्छा डिसीजन लिया, ठीक है। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। बाकी जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में ना आए, कन्फ्यूजन हो, उसके बारे में जानकारी के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये देखिए, बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी वाले सेक्शन से पेपर सॉल्व कराया जाएगा और जो आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है उसे हम सॉरी इंग्लिश वाले सेक्शन को पॉज कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग जो इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं वो कर पाएँ, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है। बाकी यहाँ देखिए, आपके हिंदी के क्वेश्चन शुरू हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन लद्दाख में अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन लद्दाख में अवस्थित नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। कौन इसमें से बताना है कौन लद्दाख में अवस्थित नहीं है। कौन लद्दाख में अवस्थित नहीं है आपको बताना है। मूर्खा घाटी, सॉल्ट लेक घाटी, नेलांग घाटी या फिर सुरू घाटी। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, नेलोंग घाटी। नेलोंग घाटी कहाँ पे है? ये आपकी उत्तराखंड राज्य में स्थित है नेलोंग घाटी, ठीक है। बाकी मूर्खा घाटी, सॉल्ट लेक घाटी और सुरू घाटी, ये तीनों लद्दाख वाले क्षेत्र में अवस्थित है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर लिया गया है, फिर बनाया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों की चुनाव प्रक्रिया समान होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। देखिए, वैसे आप लोगों को पता होगा कि उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। और अगर इस कंडीशन में ना पता हो तो भी, जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि जहां पर सभी, ठीक है, केवल, ठीक है, या फिर एकमात्र ऐसे आते हैं, वहां पे आप लोग सतर्क हो जाया करें। इसमें क्या है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चंस ना भी पता हो, आपको इसके बारे में ना जानकारी हो, तो भी इससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, ठीक है। और इसी के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य न करके किसके अंतर्गत कार्य करती है? यह जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में देखिए, आवाज हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस लगे, क्योंकि गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, खराश है, तो आवाज़ ज़्यादा जो है, आवाज़ स्लो ही रहेगा। तो आप लोग अपने हिसाब से उसे मैनेज कर लीजिएगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में देखिए। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस काल से लेकर के
जुरासिक काल के मध्य तक हुआ था और इन चट्टानों में जीवों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। इनका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी आदि जो क्षेत्र हैं उसके साथ साथ कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम और असम वाले क्षेत्र में इनका विस्तार पाया जाता है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन करना। देखिए आपको ये तो पता है ना कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें या कोयला प्रधान संरचना है, इसमें मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। और कोयला किससे बनता है? कोयला जो लकड़ियां लंबे समय तक जो जमीन के नीचे दबी रहती हैं तो वहाँ पे जो है उनमें जो वलन की क्रिया या फिर से कह सकते हैं कि प्रोसेस हो करके जो दबी रहती है जीवाश्म ईंधन के रूप में कन्वर्ट होती हैं और उससे कोयला का निर्माण होता है। उसी से जो है आपके जो कच्चे तेल है उसका निर्माण होता है, प्राकृतिक गैस वगैरह। तो अगर इसमें लकड़ियों के दबने से कोयला का निर्माण होता है तो यह कोयला क्या है, या कह सकते हैं कि लकड़ी क्या है, जीवाश्म है, बिल्कुल है। तो या तो गोंडवाना क्रम की चट्टान के बारे में कह रहा है तो इसमें जीवाश्म पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इन चट्टानों में जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। जीवों के अवशेष क्यों नहीं पाए जाएंगे? जीवों के अवशेष पाए जाएंगे तभी तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो इसमें आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो ये आपका विकल्प गलत हो जाएगा। और ये आपको पता है कि कार्बोनिफेरस से लेकर के जुरासिक काल के बीच तक की इसका निर्माण हुआ था, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और ये अगर सही है तो ये तीसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और ये भी आपको पता है कि जो महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा ये वाला जो क्षेत्र है मुख्य रूप से कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बाकी दूसरा गलत है। ठीक है। विषुव किसे कहते हैं? विषुव किसे कहा जाता है? विषुव कहा जाता है सूर्य की किरणें जब विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तभी इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। सही आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। महाद्वीपीय संचलन के बारे में देखिए। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की परपटी कठोर प्लेटों में विभाजित है। यह प्लेटें पृथ्वी की ऊपरी मंडल पर तैरती हैं और इनके संचलन से भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण जो है यह क्रियाएं घटित होती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही है आंसर रेडी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की जो परपटी है या कठोर प्लेटों से निर्मित है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये जो प्लास्टिक दुर्बल मंडल है जो आपका मेंटल में पाया जाता है, मेंटल का ऊपरी भाग जो प्लास्टिक दुर्बल मंडल है इस पर यह तैराव की स्थिति में है, तो ये बात भी आपका सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें सही है? अशामा ज्वालामुखी है जापान में, शबनकाया कहाँ पे? पेरू, कोलिमा इंडोनेशिया और क्राकाटाओ मैक्सिको। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? सही विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दो विकल्प गलत है। और ये क्वेश्चन जो असामी ज्वालामुखी, शबनकाया इन सब से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है वो कल प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को बताया गया था। 15 या 20 ज्वालामुखी जो इंपॉर्टेंट जो चर्चा में रहे थे उनके बारे में आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों ने इजिली सॉल्व कर लिया होगा। बाकी अशामा ज्वालामुखी की बात करें तो जापान में है, बिल्कुल सही है। शबनकाया ज्वालामुखी या पेरू में है, बात भी ठीक है। कोलिमा ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पे है? कोलिमा ज्वालामुखी ये आपके मैक्सिको में है और क्राकाटाओ इंडोनेशिया में। यही दोनों गलत है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, दो सही है, दो गलत है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 371 से 371 झ तक 12 राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 371 सी के तहत मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है और अनुच्छेद 371 एच के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ये भी देखिए, ये भी आप लोगों को अनुच्छेद 371 के अंतर्गत जितने भी राज्य आते हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, स्टार्टिंग से लेकर जो गुजरात, महाराष्ट्र से शुरू होता है और लास्ट में जे तक जाता है, वहां आपको बताया गया था। ठीक है, जो भी 12-15 राज्य हैं सबके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताया गया था लिख करके। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, आप लोग कर पाएंगे। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर की अगर हम बात करें, इसके अगर सही आंसर की हम बात करें तो इसका जो सही आंसर 2-3 सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्यों हो जाएगा? अनुच्छेद 371 सी में मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, बात बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 371 एच में अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया, बात भी ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो संविधान के भाग 20 में नहीं, संविधान के भाग 20 में किसका उल्लेख किया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे संविधान के भाग 20 में किसका उल्लेख किया गया है। तो देखिए अगर बात करें हम, संविधान का भाग 20 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, और इसके बात करें तो भाग 21 जो है, भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 झ तक विशेष राज्यों के बारे में प्रावधान किया गया। ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, ये सभी राज्य आते हैं और इनके बारे में डिटेल में आपको बताया गया था, तो अभी बताने की जरूरत नहीं है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक, बाकी आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है, जो लोग इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं वो पॉज करके देख लेंगे। ठीक है,
न्यायाधिकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? न्यायाधिकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 323A और 323B के तहत स्थापित किया गया है। न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर क्या है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें जो न्यायाधिकरण है अनुच्छेद 323A 323B में इसके बारे में बात की गई है। 323A जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में उल्लेख करता है और 323B विभिन्न जो अन्य मामलों के न्यायाधिकरण हैं उनकी स्थापना की बात करता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें जो न्यायाधिकरण है इसके निर्णय के खिलाफ अपील जो होता है उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट में आप करेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट में होता है, न कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में होता है। ठीक है, और इसे 1985 में अधिनियमित भी किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और कैट के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारी आते हैं, ये बात भी आपका ठीक हो जाएगा। तो दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी है। ठीक है, न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ आप जो अपील करना होता है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में न करके हाई कोर्ट में पहले करना होता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। और हाँ, हाई कोर्ट में भी निर्णय अगर नहीं आता है तब आप, या फिर हाई कोर्ट के निर्णय से अगर आप संतुष्ट नहीं है तब आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं या फिर से अपील कर सकते हैं। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। लंबे अंतरिक्ष यानों में अंतरिक्ष यात्रियों को निम्नलिखित में से किस एक बीमारी का सामना करना पड़ता है? इनको जो बीमारी होती है वह अस्थियां कमजोर होने का डर रहता है। जैसे हमने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब अंतरिक्ष यात्री आते हैं स्पेस से स्टेशन से आते हैं लंबे समय के बाद, तो वो खड़े नहीं हो पाते हैं। ठीक है, वो खड़े नहीं हो पाते हैं, उनको जो है पकड़ करके लोगों के द्वारा खड़ा किया जाता है, तब भी वो खड़े नहीं होते, व्हील चेयर पे बैठा करके उनको ले जाया जाता है और एक लंबे समय तक उनको जो है डॉक्टरों की देखरेख में रहना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद जो है तब जा करके वो नॉर्मल हो पाते हैं। ठीक है, तो अस्थियां क्या होती हैं? कमजोर हो जाती हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ बौद्ध संगीतियां दी गई हैं, उसके बारे में आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें, इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक को अलग कर दिया गया था। सुत्त पिटक और विनय पिटक अलग हो गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति में अस्थावीर और महासंघी में विभाजन हो गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म, द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म अस्थावीर और महासंघी में विभाजन हो गया था। तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का जो है क्या किया गया था? संकलन किया गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 इसका सही है। विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में देखिए, विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में प्रमुख होता है। विकासशील अर्थव्यवस्था में पूंजी की कमी और उच्च बेरोजगारी दर आमतौर पर देखने को मिलती है। विकासशील अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान प्राथमिक होता है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, विकासशील अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान प्राथमिक होता है, इसका कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा। लेकिन देखिए विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में प्रमुख होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जो है कृषि या कह सकते हैं कि सभी विकासशील इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे भारत भी विकासशील ही है, लेकिन क्या जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान भारत में ज्यादा है? नहीं, अभी वर्तमान समय में 15 या 17% के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ ये अवश्य है कि कृषि क्षेत्र पर अधिकतम जनसंख्या निर्भर है, डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन ये सभी विकासशील देशों की विशेषता नहीं है। लेकिन हाँ, विकासशील देशों में विशेषता मुख्य रूप से पाई जाती है, लेकिन सभी में नहीं पाई जाती। अगर यहाँ पे रहता कि सभी विकासशील देशों में मुख्य रूप से विशेषता देखने को मिलती है तो ये गलत हो जाता। लेकिन विकासशील इकोनॉमी में कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में प्रमुख होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। और विकासशील अर्थव्यवस्था में पूंजी की कमी होती है, उच्च बेरोजगारी आमतौर पर देखने को मिलती है, ये बात भी आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इसमें जो है विकासशील अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान प्राथमिक होता है, ये आपका गलत है। विकासशील अर्थव्यवस्था में प्राथमिक योगदान जो होता है वह कृषि क्षेत्र का होता है, न कि सेवा क्षेत्र का। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, सही आंसर ए। जैव विविधता अधिनियम 2010 के बारे में देखिए, यह अधिनियम भारत में जैव विविधता के संरक्षण और इसके उपयोग से संबंधित प्रबंधन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत बायो प्रोस्पेक्टिंग गतिविधियों के लिए एक राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी प्राधिकरण एनबी स्थापित करने की बात करी गई थी। यह अधिनियम केवल भारतीय प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लागू है और विदेशी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित नहीं है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत है। देखिए अगर इसमें ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस स्टेट में ही आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन हॉल में जो आयोग द्वारा पेपर कराया जाए तो उसमें भी केवल, सभी, केवल, मात्र ऐसे देखने को मिलते हैं और वो क्वेश्चन गलत ही होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 100% गलत होते हैं, लेकिन 99% चांस होता है कि वो क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ें वो जो है, देखिए केवल पढ़ना जरूरी नहीं होता, स्मार्ट तैयारी, स्मार्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आप नहीं आजमाएंगे।
अगर अपनाएंगे नहीं तो कितना हो अच्छे से आप पढ़ते हो, आप जो है मतलब कि आप कितने ही अच्छे से क्यों ना तैयार हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक रह ही जाएगी। तो पढ़ने के साथ साथ, तैयारी के साथ साथ जो है आपको जो पेपर सॉल्व करना है वो स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है कि आपकी जो एक्यूरेसी है, आपने अच्छे से पढ़ाई करी है और इसमें कोई शक नहीं है कि आपका पेपर अच्छा होगा, लेकिन अगर स्मार्ट तरीके से आप पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखा करें। ठीक है, और इधर दो तीन दिन 4 दिन जो प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे उसमें आपको इसी सब बात के अंतर्गत जो है इसी सब बातों को बताया जाएगा, इसी पे चर्चा की जाएगी। ठीक है, जिससे कि आपके अंतर्गत ये अंदर जो है ये डेवलप हो जाए और जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपको ये ध्यान में रहे। ठीक है, आपके ध्यान में रहे। तो याद रखिएगा, पहला दूसरा सही है लेकिन तीसरा गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह जो है भारतीय प्रजातियों की सुरक्षा के साथ साथ विदेशी प्रजातियों के संरक्षण की भी बात करता है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। इसमें अल्पाइन वन कहाँ पे पाए जाएंगे? अल्पाइन वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? अल्पाइन वन जो है यह पाए जाते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन वन पाए जाएंगे। पतझड़ वन पाए जाएंगे राजस्थान में। उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? या साइलेंट वैली अर्थात केरल वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से जो दक्षिण भारत के राज्यों में पाए जाएंगे। कच्छ वनस्पति सुंदरवन में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर आपका 4 2 3 1 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 4 2 3 1 ये आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है, इसको आप लोग देख लेंगे। गिनी गुणांक के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। गिनी गुणांक केवल देश के निवासियों के बीच आय या धन के वितरण को देखता है, गिनी गुणांक। और गिनी गुणांक की बात करें, गिनी गुणांक 0 से 1 तक होता है, जिसमें 0 पूर्ण समानता का प्रतिनिधित्व करता है और 1 पूर्ण समानता का। 0 जो है, 0 का मतलब होता है असमानता और 1 का मतलब होता है समानता। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है जी आपको बताना है। ठीक है, कौन सा विकल्प इसके बारे में क्या बताना है, सही का धन का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए मैंने क्या कहा कि ज्यादातर 99% में ऐसे क्वेश्चंस गलत होते हैं, लेकिन 100% गलत होते हैं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। गिनी गुणांक की बात करें तो यह जो है 0 से 1 के बीच असमानता को मापता है। 0 गिनी गुणांक जो है, 0 का मतलब होता है असमानता नहीं, 0 का मतलब होता है पूर्ण समानता। 0 का मतलब यह समानता होता है, समानता, और 1 का मतलब असमानता होता है, असमानता होता है, याद रखिएगा। तो दूसरा आपका गलत है, पहला सही है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऋतुवतीय प्रक्रिया शीतकाल में भारत के दक्षिण पूर्व भाग में वर्षा के लिए उत्तरदायी है? भारत के दक्षिण पूर्व भाग में वर्षा के लिए उत्तरदायी है शीतकालीन मानसून, लौटता हुआ मानसून, पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी, शीतकालीन मानसून और लौटते मानसून से जो तटवर्ती क्षेत्र दक्षिण पूर्व भारत है वहां पे वर्षा देखने को मिलता है। पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होता है मुख्य रूप से पंजाब हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, राजस्थान, ये सब क्षेत्रों में होता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। मीमांसा दर्शन के अनुसार प्राणी के मोक्ष प्राप्त करने की जो संभावित मार्ग है वो कौन सी मार्ग है? इसके अंतर्गत प्राणी जो है कर्म बल के आधार पर, अर्थात कर्म अच्छे करके कोई भी इंसान जो मोक्ष है उसको प्राप्त कर सकता है। यह मीमांसा दर्शन का ऐसा मानना है कि कर्म अच्छे करके कोई भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक समृद्धि का अच्छा सूचक है? आर्थिक समृद्धि का अच्छा सूचक क्या है? स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। अगर स्थिर कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद हम निकालते हैं, जीडीपी की गणना करते हैं, तो उससे हमें आर्थिक समृद्धि वास्तव में कितनी हुई है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। नहीं तो इसे चालू कीमत पे अगर आप करेंगे तो मुद्रास्फीति की वजह से मार्केट वैसे भी लगेगा कि हाँ बहुत ऊपर है। ठीक है, मुद्रास्फीति की वजह से, तो इसमें मुद्रास्फीति के जो गणना है वो भी इसमें शामिल हो जाती है। तो वृद्धि, जो आर्थिक वृद्धि है, न होते हुए भी अधिक हमें पता चलता है। और अगर स्थिर कीमत पे हम चलेंगे तो जो भी मार्केट में मुद्रास्फीति है या फिर से मंदी है, इन सबको हटा करके स्थिर कीमत पे गणना की जाती है। जैसे वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में 2011-12 जो आधार वर्ष है जिसके आधार पर गणना की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्थिर कीमत पे करा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1922 में सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था? 1922 में सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था? देखिए ये जो है हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1922 में कांग्रेस द्वारा अपनी भावी रणनीति के लिए सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की गई थी और इसकी जो अध्यक्षता है हकीम अजमल खां ने करी थी। ठीक है, और इसके सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल, कस्तूरी रंगा, ये लोग शामिल थे। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, हकीम अजमल खान ने इसकी अध्यक्षता की थी, हकीम अजमल खान ने।
निम्नलिखित में से किसकी रचना मूलतः ऋग्वेद पर आधारित है? किसकी रचना मूल रूप से ऋग्वेद पर आधारित है? आपका सामवेद है। सामवेद की रचना मूलतः ऋग्वेद पर आधारित है और सामवेद की ज्यादातर मंत्र जो है ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें सामवेद के 1875 मंत्र हैं, जिसमें से 99 मंत्र ही नए हैं, बाकी सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? आपको बताना है। उद्योग तथा प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। कुएं में पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। संक्रमण रोधी के रूप में होता है। कपड़ों को रंगहीन बनाने के लिए होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग इन सभी रूपों में किया जाता है, तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। पांडुआ की अदीना मस्जिद सिकंदर शाह ने 1368 में बनवाया था। छोटा सोना मस्जिद 1493 से 1519 के बीच हुसैन शाह के शासनकाल में वली मोहम्मद ने बनवाया था। बड़ा सोना मस्जिद का निर्माण नसरत या फिर नुसरत शाह ने 1526 में पूर्ण करवाया था। कदम रसूल का निर्माण कराया गया था 1530 में अहमद शाह के द्वारा। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना और इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। कदम रसूल का जो निर्माण 1530 में कराया गया था, यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अहमद शाह के द्वारा इसका निर्माण नहीं कराया गया था, बल्कि जो नसरत शाह या नुसरत शाह है, इनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया, ठीक है। तो यही गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। आयंग पट का तात्पर्य क्या है? आयंग पट का मतलब क्या होता है आपको बताना है। आयंग पट यह मथुरा शैली के अंतर्गत जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां जिन पर चौकोर पत्थर की पट्टियों पर बनी गई हैं, इसे कहा जाता है आयंग पट, ठीक है। आयंग पट ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नहीं इसका सही है जी। देखिए आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इधर 3-4 दिन जो प्रैक्टिस सेट या फिर करंट अफेयर जो भी कराया जाएगा, उसे आप लोग जरूर देखें। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रामबाण सिद्ध होने वाला है, ठीक है। किस एक संवैधानिक उपबंध में संशोधन संसद के साधारण बहुमत से नहीं किया जा सकता? ये आपका 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची से संबंधित जो संशोधन है, यह साधारण बहुमत से नहीं किया जा सकता। इसके लिए पूर्ण बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की अनुमति आवश्यक होती है, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही। नेक्स्ट देखिए, भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान निम्न आयोगों की स्थापना जो हुई थी, इसे आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही है। और फर्स्ट फिस्कल कमीशन, मैकडोनल्ड कमीशन और फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन, इसे आपको क्रम से लगाना है। बात करें अगर हम फर्स्ट जो फिस्कल कमीशन है, इसका स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना हुआ था 1919 ईस्वी में। मैकडोनल्ड अवार्ड का स्थापना किया गया था 1899 में, 1899 में किया गया था। और फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन 1916 में, 1916 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2-3-1 ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ग्रीन हाउस गैस के बारे में कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है, ये आपको बताना है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषण के फलस्वरूप वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। 1824 ईस्वी में जोसेफ फोरियन ने ग्रीन हाउस गैसों की परिकल्पना की थी। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान जलवाष्प करता है। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। एक सेकेंड, इसमें अगर हम बात करें, हाँ, इसका जो सही सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है आपका गलत है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड या अवरक्त विकिरण को अवशोषित नहीं करता है या ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी विकल्प आपके सही हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें देखिए ग्रीन हाउस गैसों में जो योगदान देता है ना ग्रीन हाउस इम्पैक्ट के लिए, उसमें CO2 का योगदान भी होता है, लेकिन CO2 का योगदान अधिक होता है। और इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान जलवाष्प देता है। इसमें कन्फ्यूजन है, ये क्वेश्चंस जो है आप लोग देखिएगा फिर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस के लिए CO2 जो जिम्मेदार होता है 50% से अधिक जिम्मेदार तो CO2 अकेले होता है। उसके दूसरे नंबर पे जलवाष्प आता है, ठीक है। बाकी ये तो बिल्कुल सही है, ये बात सही है, लेकिन इसमें भी डाउट लग रहा है, ठीक है। इसको मैं देखो आप लोग अगर पता होगा तो बताइएगा, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बाकी डी तो सही है 100%। इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करना है। पंचित सीरीज कोयला के लिए प्रसिद्ध है। चैंपियन सीरीज की बात करें, यहाँ पे मुख्य रूप से सोना पाया जाता है। रियातो सीरीज की बात करें, यह जो है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध और बिजवार या बहुमूल्य पत्थर के लिए। इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत में मानसून पवनों की दिशा में बदलाव को सबसे अधिक प्रभावित करता है? सबसे अधिक प्रभावित करता है भूमि और जल का वितरण, ऑप्शन सी हो जाएगा। भूमि और जल का वितरण सबसे अधिक प्रभावित करता है, ठीक है। एम सैंड का मतलब क्या है? एम सैंड से तात्पर्य क्या है आपको बताना है। एम सैंड
यह कंक्रीट में एम सैंड का उपयोग एक हरित संरचनात्मक सामग्री माना जाता है। एम सैंड मुख्य रूप से सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बना होता है। दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओस के निर्माण के लिए कौन सी मतलब अवस्था जो है सही होती है, कौन सी जो है प्रक्रिया, मैं कह सकते हैं कि ओस बनने के लिए कौन से एक क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है, सॉरी कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं। इसका देखिए जो सही आंसर है, ओस तब कब बनता है, ओस का जो निर्माण है तब बनता है जब नम हवा ठंडी सतह के संपर्क में आती है और अपने ओसांक तक ठंडा हो जाता है। जब ओसांक बिंदु तक ठंडा होता है तब ओस का निर्माण होता है। और ओसांक के ऊपर अगर ठंडा होता है तब जो वर्षा होती है जल के रूप में होगा। ओसांक के नीचे ओसांक बिंदु को प्राप्त करता है तब जो है बर्फ के रूप में होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ओसांक जो बिंदु होता है, जो ओसांक रेखा होता है, ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, इसके इस पर आकर के अगर हवाएं ठंडी होती हैं तो ओस के रूप में निर्माण होता है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। और नीचे अगर आएंगी, जो ओसांक बिंदु है इसके नीचे अगर हवाएं ठंडी होंगी तो बर्फ के रूप में, ऊपर अगर होंगी तो जल के रूप में, अगर इसके बराबर होंगी तो ओस के रूप में। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फास्फोरस चक्र के बारे में देखिए। चट्टाने फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है। फास्फोरस का आदान प्रदान मुख्य रूप से जीवों और पर्यावरण के बीच श्वसन के माध्यम से होता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका ये हो जाएगा, पहला सही लेकिन दूसरा गलत है। फास्फोरस का आदान प्रदान जीवों और पर्यावरण के बीच श्वसन के माध्यम से बिल्कुल नहीं होता है। चट्टाने मुख्य रूप से चट्टानों में फास्फोरस के प्राकृतिक भंडार पाए जाते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी इन दोनों को उस ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो इन दोनों में विरोधाभास देखने को मिलेगा। ठीक है, सही आंसर ए हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? कौन इसमें से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए इसके अगर मान के पानी का भाप में बदलना और लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, बादल में बर्फ बनना, बादल में बर्फ बनना, इसमें बताना है कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका जो सही आंसर वो आपका सी हो जाएगा, पहला और तीसरा, बादल में बर्फ बनना और लोहे में जंग लगना, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करें तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा, गैस जैसे ऊष्मा जो है, ऊष्मा या प्रकाश बाहर निकलती है और इस प्रकार की जो विक्रिया है या ऊर्जा वातावरण में अवशोषित करने के बजाय वातावरण में छोड़ दी जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो बादल का जो निर्माण जलवाष्प के संघनन से होता है, जब गैस द्रव में और द्रव ठोस में बदलता है अर्थात बर्फ में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो ऊष्मा बाहर निकलती है और यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसमें ऊष्मा जो है वह क्या करता है, अवशोषित करता है, जिससे यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, न कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी लोहे में जो जंग लगती है ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण प्रकार प्रदूषण के स्रोत माने जाते हैं, ये आपको बताना है। और इसकी अगर हम बात करें तो ब्रह्मांडीय विकिरण, परावैंगनी, परमाणु हथियार, रेडियोधर्मी, इसमें आप लोगों को बाकी ब्रह्मांडीय होता है कि नहीं, परमाणु होता है कि नहीं, भले ना पता हो, ये आपको पता होगा कि परावैंगनी विकिरण होता है, बिल्कुल होता है, रेडियोधर्मी विकिरण भी होता है, ये भी होता है। तो 2-4 अगर आप देखें तो 2-4 केवल एक ही में है, अगर पहला और चौथा ना पता हो, पहला और तीसरा, तो भी आप इसको टिक कर देंगे। सही आंसर 4 हो जाएगा, चारों विकल्प हैं। ठीक है, मलेरिया के बारे में देखिए। मलेरिया जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। मलेरिया संचरण का मुख्य वाहक एंडीज मच्छर है और टीके के अभाव में मलेरिया का इलाज संभव नहीं है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प गलत है, तीनों विकल्प गलत है। इसमें सही पूछा है और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मलेरिया की बात करें, मलेरिया जीवाणु के कारण नहीं बल्कि प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला रोग है, तो यह जीवाणु नहीं हो गया, गलत हो जाएगा। और मलेरिया की बात करें, मलेरिया का जो मुख्य वाहक होता है वह एनाफिलीज मच्छर होता है, न कि एंडीज मच्छर, तो ये भी गलत हो जाएगा। और मलेरिया को शीघ्र निदान और उपचार द्वारा रोका जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, भले ही टीका व्यापक रूप से उपलब्ध हो या फिर न हो। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो तीनों विकल्प गलत है। नेक्स्ट देखिए, कौन से देश कॉकेसस पर्वत क्षेत्र में स्थित है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर आर्मेनिया, जॉर्जिया, तुर्की, अजरबैजान, रूस, ये सभी जो है कॉकेसस क्षेत्र में है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जीसीसी खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देश हैं, ये आपको बताना है। और इसमें से खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य बहरीन है, कुवैत है, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टॉक और प्रवाह के बारे में देखिए। मुद्रा आपूर्ति एक स्टॉक है जबकि आय एक प्रवाह। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक स्टॉक चर है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा गलत है। राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय जैसे जीडीपी एक प्रवाह है न कि स्टॉक। राष्ट्रीय आय या फिर जीडीपी यह क्या है? यह एक प्रवाह है न कि स्टॉक, तो दूसरा गलत हो जाएगा। बाकी मुद्रा आपूर्ति स्टॉक है और आय जो है यह प्रवाह है, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो सही आंसर ये हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन एकाधिकारवाद बाजार विशेषता को प्रदर्शित करता है? कौन एकाधिकारवाद बाजार विशेषता को प्रदर्शित करता है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? एकल क्रेता और अनंत विक्रेता। ठीक है, एकाधिकार तब होता है जब किसी फर्म के पास उत्पादन के कारकों जैसे श्रम को नियोजित करने में बाजार पर नियंत्रण होता है। एकाधिकार का मतलब ये है कि खरीदार और कई विक्रेता होते हैं, और यह प्रायः एकाधिकार नियोक्ता के संदर्भ में होता है जिसके पास श्रमिकों को काम रखने की बजाय शक्ति होती है। उसके साथ साथ यह एकाधिकार की समान अवधारणा जहाँ एक विक्रेता और कई खरीदार होते हैं। ठीक है, तो एक विक्रेता जो है एक होता है और खरीदार बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है एकाधिकार मतलब इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और मूल्य निर्माता मतलब ये कह सकते हैं कि किसी एक की मोनोपोली होती है। तो इसमें जो विक्रेता है, विक्रेता एक होता है और क्रेता खरीदार एक हो, अनंत होते हैं, अनंत क्रेता और एक विक्रेता। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, राजस्व घाटे के संभावित परिणाम के बारे में देखिए। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति, प्रतिकूल कल्याण प्रभाव, भविष्य में उच्च राजस्व घाटा। आपको बताना है कौन सा विकल्प राजस्व घाटे के बारे में सही। इसका जो सही आंसर वो आपका डी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति राजस्व घाटे की स्थिति में देखने को मिलेगा। प्रतिकूल कल्याण प्रभाव, भविष्य में उच्च राजस्व घाटा, तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी। यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष में शांति स्थापना के लिए भारत द्वारा जो प्रयास किए गए थे, जब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरित है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा नीति नहीं दे सकता, तो जो आपका है अनुच्छेद 51, जिसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति समृद्धि को बढ़ाने के लिए भारत मतलब राज्य कल्याण मतलब कोशिश करेगा, प्रयास करेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौतों को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा प्रयास किया जाएगा। यह अनुच्छेद 51 से प्रेरित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थशास्त्र में जो लॉरेंज वक्र है, लॉरेंज वक्र किस सूत्र से बनता है? अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी में जो आय या धन का वितरण जो होता है, असमानता जो पाई जाती है, इसकी गणना के लिए लॉरेंज वक्र का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। ठीक है, जैसे आय संपत्ति के वितरण को ग्राफिकल माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। जनसंख्या और जो आय का वितरण जो मतलब कह सकते हैं कि ज्यादा किसी के पास, जिसके पास पैसा है बहुत है, जिसके पास नहीं है बिल्कुल भी नहीं, जो असमानता है उसको इंडिकेट करता है। साबुन गंदे बर्तन को, ग्रीस और तेल को किस प्रक्रिया के माध्यम से साफ करता है? यह साफ करता है पायसीकरण, इमल्सिफायर के रूप में। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से स्वदेशी उद्योग का जन्म हुआ और पारंपरिक भारतीय शिल्पों का पुनरुद्धार हुआ। यह आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित रहा और भारत के अन्य क्षेत्रों में यह प्रभावी नहीं हुआ, केवल बंगाल तक सीमित रहा। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर हो आपका ये हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है और दोनों कथन 3 की सही व्याख्या नहीं करते हैं। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत है, क्योंकि यह बंगाल ही नहीं, बंगाल के बाहर भी यह क्या हो गया था, फैल गया था दूसरे में। दूसरा और तीसरा सही है और दोनों एक व्याख्या करते हैं, केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ग्राम सभा के बारे में देखिए। यह पंचायत क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं से मिलकर के बना होता है और ग्राम स्तर पर उनकी शक्तियों का प्रयोग करता है या और शक्तियों का निष्पादन करता है, कार्यों का निष्पादन करता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा सही, लेकिन पहला गलत है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगर हम, तो पंचायत क्षेत्र में सभी जो पंजीकृत मतदाता होते हैं उनसे मिलकर के बनने वाले जो सभा होती है उसे ग्राम स्तर पे ग्राम स्तरीय सभा कहते हैं। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपका बी। दूसरा सही, पहला गलत है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का मुख्य उद्देश्य क्या था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का मुख्य उद्देश्य जो स्थानीय भाषा के समाचार पत्र थे उनका क्या करना, उनके प्रकाशन को बंद करना, जो अंग्रेजों की गतिविधियां एक्टिविटी हैं जो उनकी आलोचना करती थी उन पर प्रतिबंध लगाना था। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में देखिए कौन सा विकल्प इसमें से स्थानीय स्वशासन के बारे में किसमें उल्लेख किया गया है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो आपको ये पता है कि भाग 9 में उल्लेख किया गया, बात बिल्कुल सही है। और उसके साथ साथ भाग 4 में भी इसका उल्लेख मिलता है, जो अनुच्छेद आपका 40 है, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात करी गई है। ठीक है, तो इसमें भी उल्लेख मिलता है। और अगर आपने 1 और 4 लगा दिया है तो इसमें एक और बचता है 5, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। इसमें भी जो है पंचायतों को धनाबंटन करने की बात करी जाती है। ठीक है, तो सही आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। बाकी आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है।
आयात प्रतिस्थापन को हमेशा आर्थिक वृद्धि और विकास प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी रणनीति माना जाता है। आयात प्रतिस्थापन घरेलू औद्योगिकरण को बढ़ावा दे सकता है, विदेशी आयात पर निर्भरता कम कर सकता है और रोजगार पैदा कर सकता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर क्या है, देखिए इसका जो सही आंसर की अगर हम बात करें, इसके सही आंसर की बात करें तो दूसरा सही है, पहला गलत है। इसमें क्या करें कि आयात प्रतिस्थापन को हमेशा आर्थिक वृद्धि और विकास प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी रणनीति माना जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आयात पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है, प्रतिस्थापन जो किया जाता है, कई बार बहुत से ऐसे कारक है जिनको ध्यान में रख करके किया जाता है, और हमेशा अगर आयात पर आप प्रतिबंध लगाते हैं तो वो आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, आयात प्रतिस्थापन अगर घरेलू अगर हम बात करें, आयात प्रतिस्थापन अगर आप करते हैं तो इससे क्या फायदा होने की बात रहती है, या कह सकते हैं कि संभावना रहती है, इससे घरेलू औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जिसका आयात किया जाता था उसका घरेलू स्तर पर उत्पादन होगा, तो उत्पादन होगा तो कंपनियां जो है उत्पादन करेंगी, नई नई कंपनियां का स्थापना होगा, ठीक है, इससे रोजगार मिलेंगे, विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी, रोजगार मिलेगा। तो ये बात तो सही है, लेकिन पहला गलत है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला गलत है, एक गलत है, दूसरा ही है। पहला और कथन दो इसमें कहाँ दिया है? कथन एक सही है, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। कथन दो कथन एक सही व्याख्या नहीं करता है, कथन एक सही नहीं है, कथन दो सही है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा डी। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए आदिवासी भूमि को निजी पार्टियों को हस्तांतरित करना शून्य और अमान्य घोषित कर दिया गया था? किसके अंतर्गत? इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, 5वीं अनुसूची जो जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई उपहार या भुगतान किस सहमति से स्वीकार करता है? यह जो है प्राप्त कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 18 सब क्लॉज 4 में किया गया। और इसमें देखिए साफ साफ मेंशन किया गया उपहार और भुगतान, ठीक है। इसमें कहीं भी अगर आपको उपाधि दिख जाए, उपाधि, तो कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राष्ट्र से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। उपाधि का तात्पर्य मतलब क्या है, जैसे जब अंग्रेज थे उस समय जो राय बहादुर, खान बहादुर की उपाधि दी जाती थी, वैसी उपाधि कोई विदेशी राष्ट्र भारतीय नागरिक को नहीं दे सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अन्य जो पुरस्कार उपहार हैं वो राष्ट्रपति की सहमति से कोई भी ले सकता है, ठीक। कौन सा अनुच्छेद राज्य को बीमारी और विकलांगता के मामले में शिक्षा अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी करने का निर्देश देता है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 41 में किया गया है, ठीक है। कुछ देखिए इसमें बताना है कौन एक सही सुमेलित है। उद्दंड की रचना, उद्दंड ने मल्लिका मारुत की रचना की थी, शायर ने सुधानिधि की रचना की थी, यादव प्रकाश ने वैजयंती की और भवभूति ने मालती माधव की। कौन सा विकल्प इसमें सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, चारों विकल्प सही, चारों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। भूकंप के बारे में जो हाइपो सेंटर है, इसका मतलब क्या होता है? हाइपो सेंटर का मतलब होता है वह बिंदु जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा निकलती है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर विंड या डॉक्टर पवन कहाँ पे चलती है? यह गिनी तट पे चलती है। जोंडा कहाँ पे चलता है? जोंडा चलता है एंडीज पर्वत का जो क्षेत्र है वहां पे मुख्य रूप से। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्र में, और हबूब सूडान में। इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन। निम्नलिखित में से गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इसका प्रकाशन होता है विश्व बैंक द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। विश्व बैंक द्वारा गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका जो है डी हो जाएगा। ब्लैक कोट सिंड्रोम का संबंध किससे है? इसका न्यायालयों में आम नागरिक जाते समय जो एक भय, एक डर, एक चिंता का अनुभव करते हैं, उसी को कहा जाता है, ऑप्शन की हो जाएगा। इब्न बतूता के श्रुतिलेखों को लिखने के लिए स्थानीय शासकों ने किसकी नियुक्ति करी थी? इनके द्वारा इब्न जुजाई की नियुक्ति की गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। विजयनगर साम्राज्य में जो अमर नायक थे वो कौन थे? अमर नायक कौन थे? अमर नायक जो है सैनिक कमांडर जिन्हें प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिया जाता था, उनको अमर नायक कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का स्थापना किया गया था 31 अक्टूबर 1920 को। इसकी 1920 में मुंबई में पहले सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और पहले सम्मेलन की जो अध्यक्षता है लाला लाजपत राय के द्वारा करी गई थी। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से औद्योगिक क्षेत्रों में से कौन जो है एक सुमेलित नहीं है? बफेलो अमेरिका, लॉरेन फ्रांस, टोलेरो कनाडा और रूट जर्मनी। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, टोलेरो गलत है, ठीक है। टोलेरो औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यह औद्योगिक क्षेत्र आपकी जो हिस्से में अमेरिका में है, ठीक है। तो बाकी तीनों विकल्प बफेलो अमेरिका में है, लॉरेन फ्रांस में है, रूट जर्मनी में, और टोलेरो अमेरिका में है, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। ग्रीन कार्बन और ब्लू कार्बन के बारे में देखिए। ग्रीन
एवं ब्लू कार्बन वातावरण से हरित गैसों के अधिग्रहण का कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण की CO2 से जो कार्बन निकलता है पौधे और मिट्टियों में संग्रहित हो जाता है, जिन्हें ग्रीन कार्बन कहा जाता है। वायुमंडलीय कार्बन जब तटीय और समुद्री परितंत्र में मैंग्रोव वन, घासी, समुद्री घास और अंतर ज्वारीय लवण दलदलों में जमा होते हैं तो उसको ब्लू कार्बन कहते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है और उच्च न्यायालय 226 के अंतर्गत रीट जारी करता है। रीट जारी करने का जो अधिकार है किस देश से लिया गया है? रीट जारी करने का जो अधिकार है कहाँ से लिया गया है? देखिए, रीट जारी करने का जो अधिकार है यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, भारतीय संविधान में रीट की जो अवधारणा है, रीट की अवधारणा ब्रिटेन के कानून से लिया गया है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बलबन के राजत्व का पूरा विवरण, बलबन के राजत्व का पूरा विवरण वर्षया नामक पुस्तक से मिलता है। इसकी रचना किसके द्वारा करी गई है? इसकी रचना करी गई जियाउद्दीन बर्नी द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बर्नी ने इसकी रचना की थी। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। और इसमें जो है बलबन के राजत्व का या राज्य के हम उसके उनके जो है साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें मिलती है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन की ऋणायन H- उत्पन्न करते हैं। क्षार वे पदार्थ है तो है जो जलीय विलयन में ऑक्साइड OH- उत्पन्न करते हैं, प्रदान करते हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है, पहला गलत है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल जो होते हैं वो H+ H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, बाकी दूसरा सही है। क्षार OH- आयन जो है क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा सही, पहला गलत। अलबरूनी द्वारा लिखा गया किताबुल हिंद यह कितने अध्यायों में बटा हुआ है? अलबरूनी द्वारा लिखा गया किताबुल हिंद को 80 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत शासन 1935 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसमें 325 धाराएं और 10 अनुसूचियां हैं। इसमें एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था करी गई थी, प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था करी गई और केंद्र से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो आपका 2 और 4 हो जाएगा। 2 और 4 सही है, पहला गलत है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कुल 325 नहीं 321 धाराएं थी। और इसमें अगर अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियों की संख्या 10 थी, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें क्या किया गया था? इसमें जो अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था करी गई थी जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांतों के चीफ कमिश्नर प्रांत को मिलाकर के करना था। प्रांतों में जो द्वैत शासन था इसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो सही आंसर इसका 2-4 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही। संवैधानिक वादों को उनके कालक्रम में लगाना है। बेरुबारी, गोलकनाथ, सज्जन सिंह और मिनरवा मिल्स, इन सभी को क्रम से लगाना है। बेरुबारी केस की अगर हम बात करें तो 1960 का है बेरुबारी। गोलकनाथ मामला कब का है? गोलकनाथ मामला 1967 का, 1967 का गोलकनाथ मामला। सज्जन सिंह मामला कब का है? सज्जन सिंह मामला है 1965 का, 1965। और मिनरवा मिल्स मामला है 1980 का, 1980 का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर 1, 3, 2, 4 ये हो जाएगा। उत्तर मुगल जो शासक हैं इनको क्रम से लगाना है। उत्तर मुगल के जो शासक हैं इनको क्रम से लगाना है। सबसे पहले बहादुर शाह, जहादर शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। इसका सही आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मल्ल की राजधानी कहाँ पे थी? मल्ल की राजधानी थी कुशावती। कंबोज की राजधानी थी राजपुर हाटक या हाटक। चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती या सोथिवती। और असमक की पोतन या प्रतिष्ठान थी। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा, ऑप्शन ए। कौन सी एक विधि का प्रयोग पृथ्वी की आयु के निर्धारण में किया जाता है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्योटो प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी से संबंधित है और इस प्रोटोकॉल का संबंध, यह जो है प्रोटोकॉल दिसंबर 1997 में लागू हुआ। देखिए, कल क्योटो प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था ना, लेकिन मैंने कहा था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और आप लोगों ने बताया नहीं। देखिए, जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, क्या पता अगर मान लीजिए आप उससे सीरियस नहीं लेते हैं और वही क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है और वो क्वेश्चन एग्जाम में अगर कहीं भी आपको मिल गया तो फिर जो है आप अपना माथा पीटेंगे कि काश मैंने एक बार कम से कम देख लिया होता तो आज ये क्वेश्चंस मेरा सही हो जाता। क्योंकि देखिए, क्वेश्चंस ना आप बना रहे हैं ना हम बना रहे हैं। क्वेश्चंस जो आयोग बना रहा है कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, कौन सा क्वेश्चन उठाएगा, और उसमें जो उसके क्वेश्चन सिलेक्शन का जो एक प्रक्रिया है ना, किसी को नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाएगा।
तो हर एक क्वेश्चन अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है। और वो आपको अंदाजा तब लगेगा जब एग्जाम में अगर आपने उसे सीरियस नहीं लिया, और अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आपके सामने अगर आ गया तो आप अपना माथा पीटेंगे, कहेंगे कि काश मैंने देख लिया होता। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अब देखिए कल ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप लोगों को पता होगा तब तो कर लेंगे, नहीं पता होगा और आप लोगों ने नहीं ढूंढा भी होगा, मैंने कहा था कि आप लोग सर्च करेंगे, सर्च करके क्या सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन नहीं बताया। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। इसका देखिए सही अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहा है, इस प्रोटोकॉल को लागू किया गया था 1997 में, और यह जो है यह बायोसेफ्टी से संबंधित है, यह बायोसेफ्टी से संबंधित है। इस प्रोटोकॉल को 1997 में यह समझौता करा गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, लागू करने की अगर हम बात करें, लागू करने की अगर हम बात करें तो 1997 में नहीं हुआ था, यह बात बिल्कुल ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, जो क्योटो प्रोटोकॉल जो कि जापान में है, जापान में, इसका आयोजन किया गया था 1997 में, लेकिन इसे लागू किया गया था 2007 में। ठीक, और यह बायोसेफ्टी से नहीं संबंधित है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसकी अगर हम बात करें, एक सेकेंड, 2007 नहीं 2005, 2005 में लागू किया गया। ठीक है, 2005 में लागू किया गया था। और इसकी अगर हम बात करें तो यह जो है किससे संबंधित है, यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसंबंध जो है प्रोटोकॉल, इससे संबंधित है। और यह जो है आपके जो वैश्विक तापमान में योगदान, जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है उसको कम करने से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। 1997 जापान के क्योटो शहर में यह हुआ था, 2005 में इसे लागू किया गया था, और यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक मीथेन उत्सर्जन का मानवीय स्रोत है, मीथेन उत्सर्जन का मानवीय स्रोत है कोयला की खदान, बाकी आर्द्रभूमि, दीमक और हाइड्रेटेड, यह जो है प्राकृतिक स्रोत है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित कणों में से कौन सा प्राथमिक कण हर अन्य प्राथमिक कण को द्रव्यमान प्रदान करने के लिए जाना जाता है और जिसकी खोज ने कण भौतिकी के मानक मॉडल को पूर्ण किया है, कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। इसे हिग्स बोसान कहा जाता है। किसी तत्व के रासायनिक गुणों को निर्धारित करने वाला प्रमुख उप परमाणविक कण कौन सा है? यह जो उप परमाणविक कण है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन सामान्य रूप से पादप वृद्धि को अवरोधित करने और पादप चयापचय को बाधित करने का कार्य करता है? किसके द्वारा यह कार्य किया जाता है? यह कार्य करता है आपका एबीसिसिक अम्ल, ऑप्शन है एबीसिसिक अम्ल। नेक्स्ट देखिए, कितने देशों की सीमा जो है यमन के साथ लगती है, आपको बताने हैं। कितने देश यमन के साथ सीमा साझा करते हैं, ये आपको बताना है। देखिए यमन के साथ अगर हम बात करें तो यमन के साथ जो सीमा लगती है सऊदी अरब की लगती है, बिल्कुल सऊदी अरब की सीमा लगती है। ठीक है, सऊदी अरब की सीमा लगती है। ओमान की भी सीमा लगती है। ठीक है, सऊदी अरब ओमान की सीमा लगती है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो क्या कतर और संयुक्त अरब अमीरात की सीमा लगती है? नहीं, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और कतर, इन दोनों की सीमाएं जो है यमन को स्पर्श नहीं करती हैं, तो केवल दो, सऊदी अरब और ओमान की सीमा लगती है, ऑप्शन भी हो जाएगा। सैन्य सभ्यता के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है? हुलास नामक स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के वाचन से यह पता चलता है कि सभ्यता के लोगों का सुमेरियन सभ्यता के लोगों से व्यापारिक संबंध था। क्या हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ी गई है? बिल्कुल नहीं पढ़ी गई है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है पिक्टोग्राफिक भाव चित्रात्मक है और उसे लिखा गया वेस्ट्रोफेंडम टेक्नोलॉजी से। वेस्ट्रोफेंडम टेक्नोलॉजी से भी याद रखिएगा। हड़प्पा वासियों को सोने, चांदी और लोहे का भी ज्ञान था। क्या ये बात सही है? ये भी गलत है। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। आपको इन दोनों में देखिए, ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। ए और डी बचा है, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति की मुहरें और टेराकोटा कलाकृति पर गाय के चित्रण या गाय के जो अंकन है वो नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और बाकी हुलास की बात करें, या मेरठ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। सहारनपुर जिले में। ठीक है, अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अंतर्गत दोहरे दंड का अर्थ क्या होता है? दोहरे दंड जो देने की बात की गई है, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत दंड नहीं दिया जाएगा, ऑप्शन सी। भक्ति काल के संदर्भ में देखिए कौन सा विकल्प गलत है? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों ने किया था। और देखिए आपको बताया गया था अलवार और नयनार। अलवार जो वैष्णव संत होते हैं, जो वैष्णव संत होते हैं उनको अलवार कहा जाता है, वैष्णव संत को। और नयनार भगवान शिव के क्या है? तीसरा नयन है, तो जो नयनार होते हैं, ठीक है, यह भगवान शिव के उपासक वगैरह या इनके वो होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और कामरूप के प्रसिद्ध जो संत शंकर देव थे वैष्णव संत थे। विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया था। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा।
पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पुष्टि मार्ग का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया था। ठीक है, एक तो यही गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। वायुमंडल मुख्यतः जो गर्म होती है, किससे गर्म होती है? वायुमंडल जो गर्म होती है पार्थिव विकिरण के द्वारा वो गर्म होती है। ठीक है, जो दीर्घ तरंगों के रूप में पार्थिव विकिरण होता है, ऑप्शन बी। ठीक, इजराइल के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह रूम सागर के पश्चिम में स्थित है, इसकी राजधानी यरूशलेम है, या उत्तरी भाग में भूमध्य सागर, इसके उत्तरी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, और जॉर्डन नदी घाटी में यह स्थित है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। उत्तरी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, यह गलत है। ठीक है, इसका जो सही आंसर सी है, बाकी मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी विकल्प गलत है। एक सेकेंड, इसका जो रूम सागर के पश्चिम में स्थित है, इसका सही आंसर सी ना, तो ये होगा सी। ये रूम सागर के पश्चिम में, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, यह गलत हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें, इजराइल रूम सागर के पूर्वी तट पर अवस्थित है, ना कि पश्चिमी तट पर। ठीक है, तो ये पहला गलत है, बाकी दोनों विकल्प सही, तीनों विकल्प सही। ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। पर्यावरण से संबंधित गरीबी मिटाओ हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना जोहान्सबर्ग सम्मेलन में किया गया था, जो कि 2002 में हुआ था। थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में जो खारे पानी की झील है, कौन सी खारे पानी की झील है? इसके थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में जो खारे पानी की झील है वो सांभर झील है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मुद्रास्फीति के कारण कौन सी क्रियाएं या कौन सी घटना होगी? मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें, विनिमय दर में सुधार नहीं होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आ जाएगी, ये बात भी ठीक है। स्थिर आय समूह वाले को हानि होगा, ये बात भी ठीक है, तो सही आंसर टी हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन थायमीन, बायोटीन, फोलिक एसिड, ये सभी जो विटामिन बी हैं, इनको इनका रासायनिक जो नाम है उससे दे दिया गया। ठीक है, तो सी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पे है? ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है उटाह प्रांत में। लेक मीड की बात करें, लेक मीड जो है नेवादा में है। ओजार की झील है मिसौरी में, मिसिसिपी मिसौरी वाले क्षेत्र में। और फोर्ट पेंक झील है मोन्टाना में। इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वेतन भत्ते भारत की संचय निधि पर भारित होता है। सेवानिवृत्त होने के बाद यह केवल भारत सरकार के अधीन पद धारण कर सकता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद इसे कोई भी पद धारण करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने के बाद 3 कांग्रेसी सदस्यों को त्यागपत्र देना पड़ा था, जिससे कि उनकी जगह पर मुस्लिम लीग के सदस्यों को क्या किया जा सके, शामिल किया जा सके। तो वो 3 लोगों में कौन शामिल नहीं था, ये आपको बताना है। उन 3 लोगों की अगर हम बात करें तो उसमें गजनफर अली खां या शामिल नहीं थे। ठीक है, गजनफर अली खां मुस्लिम लीग की तरफ से अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। बाकी इन तीनों लोगों को बाहर करके मुस्लिम लीग के 3 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। ठीक, तो सही आंसर डी हो जाएगा। समतल चोटी वाली जो समुद्री पहाड़ी होती है उनको क्या कहा जाता है? समुद्री चोटी, ये इन्हें गुयार्ड कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। संसद के पास, राज्य विधानमंडल के पास नहीं, संसद के पास मूल अधिकारों के तहत दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? इनको जो अधिकार है अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 23 जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है 23, और यह जो है क्या करता है अनुच्छेद 23 की अगर हम बात करें तो मानव दुर्व्यापार बलाश्रम का निषेध करता है। तो इनको जो है समाप्त करने के लिए संसद कानून बना सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस योजना को राव एवं मनमोहन योजना के नाम से जाना जाता है? राव मनमोहन 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसे राव मनमोहन योजना के नाम से जाना जाता है, जो 1992 से लेकर के 1997 तक चला था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, राव मनमोहन योजना। ये आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है। मैक्रोफाइट से आप क्या समझते हैं? मैक्रोफाइट का मतलब क्या होता है? मैक्रोफाइट जलीय पौधे होते हैं जो पानी और उसके आसपास पाए जाते हैं, पनपते हैं, उगते हैं, उनको कहा जाता है मैक्रोफाइट, ऑप्शन ए हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सूफी संतों का समर्थन हासिल करना चाहते थे, क्यों? क्योंकि उनकी अधिकांश प्रजा गैर मुस्लिम थी, और ऐसी स्थिति में सूफी संतों का सहारा लिया जाए जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भूत मानते थे और उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का समायोजित करके विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है, और ऐसे को क्या, इसे जो है क्या कहा जाता है, या किसके माध्यम से ऐसा किया जाता है? यह जो है ये कहा जाता है समंजन क्षमता के माध्यम से ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर तरलता में वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन सी। ठीक है, तरलता में वृद्धि हो जाएगी।
सही आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जड़ अर्थात रूट्स के बारे में देखिए, मूसला जड़ें द्विबीजपत्री पौधों में देखने को मिलती हैं, अपस्थानिक जड़ें एक बीजपत्री पौधे में देखने को मिलती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो आपका सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही, दोनों विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से किस विदुषी महिला को बहादुर शाह जफर का पूर्वगामी माना जाता है? वो कौन सी विदुषी महिला? वो है जेबुन्निसा, ऑप्शन ए हो जाएगा जेबुन्निसा। ठीक है, जेबुन्निसा जो है, जो औरंगजेब की सबसे बड़ी पुत्री थी, इसे बहादुर शाह जफर का पूर्वगामी कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सरकार सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं प्रोफेशनल प्रबंध को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा? किसके अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है? इसका उल्लेख जो किया गया अनुच्छेद 43 बी या फिर ख के अंतर्गत, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो जिसे 97वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ विटामिन और उनसे होने वाले रोग दिए गए हैं। निकोटिनेमाइड यह जो है 4D सिंड्रोम, इसके माध्यम से होता है। फोलिक अम्ल की बात करें, एनीमिया होता है इससे फोलिक अम्ल। और साइनोकोबालामिन से होता है घातक एनीमिया। और बायोटीन, इससे गंजापन होता है। इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। भूगर्भ से निकाले गए पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आदि को किस विधि से अलग किया जाता है? इनको अलग किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि से, ऑप्शन सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार कौन एक मिलियन प्लस सिटी नहीं है? कौन जो है मिलियन प्लस सिटी नहीं है? वो आपका गांधीनगर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी नागपुर, मेरठ, जयपुर या मिलियन प्लस सिटी है। निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका के उद्देश्य में शामिल नहीं है? त्वरित एवं सस्ता न्याय प्राप्त करना, राजनीतिक लाभ प्राप्त करना, निजी लाभ प्राप्त करना, समूह के अधिकारों की रक्षा करना। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला और चौथा, दूसरा तीसरा गलत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब करी गई थी? उत्तर प्रदेश में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा 11 जुलाई 2000 ईस्वी को करी गई थी। 11 जुलाई 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। सही आंसर इसका जो है कितना हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात में न्यूनतम स्थान किसका है? शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम जो है बागपत में है। ठीक है, बागपत में है। और बागपत जिले का लिंग अनुपात कितना है? 841, याद रखिएगा। सही आंसर डी हो जाएगा। कौन सा इसमें से मत्स्य है? कौन इसमें से मत्स्य है? जो डॉग फिश है या मत्स्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन है। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग समान हो तो उसे क्षैतिज से किस कोण पर फेंकने पर वह वस्तु अधिकतम दूरी तक जाएगी? इसे क्षैतिज से अगर आप 45 डिग्री के कोण पे फेंकेंगे तो अधिकतम दूरी तक जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ समाचार पत्र और यह किस भाषा में प्रकाशित हुआ था उसे सम्मिलित करना है। ठीक है, दुख निवारण समाचार पत्र का जो प्रकाशन है पंजाबी भाषा में किया गया था। द लीडर समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था, द लीडर। मिलाप की अगर हम बात करें, मिलाप समाचार पत्र का प्रकाशन उर्दू भाषा में और संदेश का गुजराती भाषा में करा गया था। इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, 4123। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में देखिए, इसकी स्थापना किया गया था 1961 में। मुख्यालय लंदन में है और ये महिला अधिकारों के संरक्षण से संबंधित एक गैर सरकारी संगठन NGO। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। स्थापना 1961 में हुआ था, मुख्यालय लंदन में है। लेकिन यह जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो हथियारों का आयात निर्यात होता है, ठीक है, हथियारों पर जो खर्च किया जाता है एक देश द्वारा, उससे संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ठीक, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की 2 जिलों लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाते हुए राज्य में प्रवेश करती है? कौन सी नदी है? ये नदी है घाघरा अर्थात करनाली, या घाघरा या फिर करनाली नदी है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन। ये देखिए आपका, ये है इंग्लिश वाला सेक्शन, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है पुणे में, काजरी है जोधपुर में और भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान है नई दिल्ली में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है, ये आपके बेंगलुरु में है, तो सही आंसर भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान को हटाने के लिए बुलाई गई जो बैठक की सूचना है कितने दिन पहले देनी होती है? यह सूचना देनी होती है 15 दिन पहले, ऑप्शन भी हो जाएगा। 15 दिन पहले सूचना देनी होती है, तो सही आंसर भी है। निम्नलिखित में से कौन एक अनुवांशिक रोग नहीं है? इसमें अगर हम बात करें तो जो आपका रिकेट्स है यह अनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है, बाकी सभी अनुवांशिक रोग है। और रिकेट्स की बात करें तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ललितपुर का एक जिला एक उत्पाद है, जरी सिल्क साड़ी, अयोध्या का गुड़ है, हाथरस का हथकरघा, हमीरपुर का जूता। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हाथरस का हथकरघा, ये गलत है। हाथरस की अगर हम बात करें, इसका एक जिला एक उत्पाद क्या है? इसका एक जिला एक उत्पाद है हींग। ठीक है, तो यही गलत है।
बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बेला सागर नामक जो कृत्रिम झील है कहाँ पे है? बेला सागर जो कृत्रिम झील है ये आपके महोबा में है। ठीक, महोबा में है बेला सागर कृत्रिम झील, तो सही आंसर सी हो जाएगा। वेल, चमगादड़, चीता और मानव, इसके जो अग्रपाद है वो किसके उदाहरण है? या अग्रपाद समजात अंगों के उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कौन सा विकल्प गलत है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को का स्थापना 1961 में हुआ था। बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 1965 में हुआ था। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 1983। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा गलत है। ठीक है, देखिए इसमें हिंदुस्तान एल्यूमिनियम लिमिटेड जो है इसका स्थापना कब किया गया था? 1958 में, 1958 में हुआ था। और जो आपका नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है इसका स्थापना 1983 नहीं 1981 में हुआ था। ठीक है, तो दोनों गलत हो जाएगा। ये सही आंसर क्या है? बी है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ नृत्य दिए गए और क्षेत्र दिया गया है। ख्याल नृत्य या बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से होता है, और घड़ा नृत्य होता है ब्रज क्षेत्र में। जोगिनी नृत्य की बात करें या अवध क्षेत्र में होता है, और नकटौरा नृत्य होता है पूर्वांचल में। इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा 3, 1, 4। नेक्स्ट देखिए, क्रोमाइट लोहे तथा क्रोमियम का ऑक्साइड है जो क्षारीय अग्नि शैलों में मिलता है। देश में लगभग 99.9% क्रोमाइट का उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। और क्रोमाइट के बारे में कल आपको बताया भी गया था कि क्रोमाइट के उत्पादन में उड़ीसा का एकाधिकार है। अगर आप लोग जो भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है अच्छे से आप करते हैं तो वो उसका फायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा ही। ठीक है, उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। बशर्ते ये है कि आप पूरी ईमानदारी से जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं कराए गए हैं उनको आप लोगों ने अच्छे से करा हो। LSD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? LSD का जो फुल फॉर्म है यह होता है LSD का मतलब कार्य जो है यह विचार और भावनाओं में बदलाव लाने वाला एक औषधि है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, मतलब कह सकते हैं कि एक नशीला पदार्थ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके सबसे अधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं और यह प्रथम मानव निर्मित तत्व है। यह किसकी बात की जा रही है? यह जो है आपका पोलोनियम है। ऑप्शन सी हो जाएगा, या पोलोनियम धातु है। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट के बारे में देखिए। इस जलमार्ग की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है और ये देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। यह वाराणसी से कोलकाता के बीच में और यह गंगा नदी से होकर गुजरता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर वो आपका 1, 2, 4 हो जाएगा। 1, 2, 4। ठीक है, तीसरा गलत है। यह वाराणसी से कोलकाता जाता है, आपका गलत हो जाएगा। यह जो है प्रयागराज से हल्दिया जाता है, न कि वाराणसी से कोलकाता। ठीक है, तो 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत है। मूरलैंड कहाँ पर अवस्थित है? कहाँ पर अवस्थित एक मध्य उच्च भूमि है। मूरलैंड की बात करें तो यह ग्रेट ब्रिटेन में स्थित एक उच्च भूमि है। ठीक है, पी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के बारे में देखिए। अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या का 8.6% है और उत्तर प्रदेश में इनका जो जनसंख्या 1.09% है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर जो है क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर वो आपका ये हो जाएगा। दोनों विकल्प सही। ठीक है, दोनों विकल्प सही। अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है? अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जल संधि दो भिन्न जल राशियों को जोड़ने का कार्य करती हैं। बॉस जल संधि आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। पहला तो सही लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। जल संधि दो जल राशियों को जोड़ने का कार्य करती है, बात बिल्कुल ठीक है। और दो स्थल खंडों का यह अलग करती है, बात भी ठीक है। बॉस जल संधि की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को तस्मानिया से अलग करती है। ठीक है, और तस्मान सागर को दक्षिण सागर से जोड़ती है। तो दूसरा गलत है, पहला सही। निम्नलिखित में से किस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? इसमें अगर हम देखें तो FeCl3 जो है इसका पीएच मान 7 से कम होता है। यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। विनियोग विधेयक के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह सरकार को भारत की संचित निधि से धन निकालने की शक्ति देता है। यह विधेयक लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी सदन में पेश किया जा सकता है। इस विधेयक के पारित न होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। स्वतः निरसन इसकी अनूठी विशेषता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, तो ये गलत है। बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है? श्वेत निवासियों की कब्र किसे कहते हैं? गिनी तट को। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी के बारे में देखिए। कौन सा विकल्प गलत है? स्थापना इसका 1990 में किया गया था। मुख्यालय इसका लखनऊ में है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक है और स्थापित की गई थी। और ये छोटे पैमाने पे जो उद्योग होते हैं वित्त पोषण उनका करती है। ठीक है, उनको सहायता करती है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत या पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत कार्य करती है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों विकल्प सही है। शास्त्रीय नृत्य और राज कथक कहाँ का है? कथक की अगर हम बात करें यहाँ कहाँ का है? ये आपके उत्तर प्रदेश का है कथक।
मोहिनीअट्टम है केरल का, मोहिनीअट्टम है केरल का। सत्रिया है असम का और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा। सामोआ द्वीप के बारे में देखिए, सामोआ द्वीप कहाँ पर स्थित है, किस महासागर में। सामोआ द्वीप जो है किस महासागर में है, ये आपके दक्षिण प्रशांत महासागर में। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हैं। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को किसका अध्यक्ष बनाया गया है, इन्हें बनाया गया है विधि आयोग का अध्यक्ष। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। मार्च 2025 सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की जो जनगणना करी गई थी, इसमें जो 3 राज्य हैं जहाँ इसमें सबसे अधिक नदी डॉल्फिन पाई गई है, उसको क्रम से लगाना है, उसको क्रम से लगाना है। देखिए इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में है 2397, और बिहार में जो डॉल्फिन है इनकी संख्या 2220 है, 2220। और पश्चिम बंगाल में डॉल्फिनों की जो संख्या 815 है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 4 दिवसीय यात्रा पर गई थी। लिस्बन शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में चाहिए, इसका सही आंसर सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कुछ दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है, इनको सम्मिलित करना है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया था 30 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वन्यजीव दिवस मनाया था 3 मार्च को। विश्व समुद्री घास दिवस 1 मार्च को, और विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक ऑप्शन। इसमें से अगर आप लोगों को और कुछ ना पता हो, केवल ये पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, तो डी का 4 केवल 1 में दिया है, आप इजली क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और ऐसे क्वेश्चन सभी तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किस जनपद में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र स्थापित करने की बात करी गई है, यह किया गया कानपुर देहात में। ऑप्शन हो जाएगा कानपुर देहात में, ठीक। मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 1 दिवसीय जो हुआ था, इसके बारे में देखिए। फाइनल मुकाबला में भारत ने न्यूजीलैंड को पराजित किया था, और यह तब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिला था रोहित शर्मा को। और भारत न्यूजीलैंड के जो मध्य फाइनल हुआ था, यह दुबई में हुआ था। कौन सा विकल्प गलत है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है, ठीक है। दूसरा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है रविचंद्रन को बनाया गया था, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए, रविचंद्रन है, रचित रविंद्रन है, जो रचिन रविंद्रन है उनको बनाया गया था, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित, कौन सा एक सही सुमेलित है बताना है। नेटुम्बो नंदी नैदेतवा प्रथम महिला राष्ट्रपति नामीबिया की बनी है। ऑपरेशन बर्मा म्यांमार में जो भूकंप आया था सहायता देने के लिए चलाया गया था। प्रथम बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर में हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका जो सही आंसर रेडी हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। 30वां भीम नगरी समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था, आगरा में। श्रृंगवेरपुर धाम महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ था, प्रयागराज में। विठुर महोत्सव कहाँ पे हुआ था, विठुर महोत्सव हुआ था कानपुर में। रंगोत्सव, एक सेकेंड, विठुर महोत्सव कानपुर में हुआ था ना, तो ये, और रंगोत्सव महोत्सव बरसाना में हुआ था। इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा, ए। अप्रैल 2025 में स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 के अनुसार किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है, यह आपका सिंगापुर का चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंगापुर का चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 57वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 के बारे में देखिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनोरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बाररी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मैडिसन, और भारत की आधिकारिक जो फिल्म प्रविष्टि है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। कौन सा विकल्प गलत है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2025 में जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था भारत की तरफ से, वह लापता लेडीज को किया गया था, ठीक है, लापता लेडीज को किया गया, ठीक। तो यही गलत है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। मार्क कार्नी बने हैं प्रधानमंत्री कनाडा के। अंजू राठी राणा यह देश की पहली महिला विधि आयोग बनी है। और डॉक्टर मयंक शर्मा यह रक्षा लेखा महाकार बने हैं। और आशीष खन्ना जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसके महानिदेशक बने हैं। इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अप्रैल 2025 में टाइकॉन 2025 का आयोजन कैलिफोर्निया के सेंट क्लारा कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है प्रौद्योगिकी और उद्यमिता सम्मेलन से। ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता सम्मेलन से, ठीक। अप्रैल 2025 में 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। इसका जो आयोजन है ये हुआ था आपके नई दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने की घोषणा करा है। और ये क्वेश्चन कल भी कराया गया था, कल भी किसी एक प्रैक्टिस सेट में आया था। बताइए कौन है, वो है आपका हंगरी। ऑप्शन बी हो जाएगा। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द
ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। अगर इंडियन ओशन से आप रिलेट कर पा रहे हैं कि बाकी देश, ये मोरक्को, नाइजीरिया, माल्डोवा, ये सभी भारत में, भारत का जो इंडियन ओशन अर्थात हिंद महासागर वहाँ पे नहीं स्थित है, तो आप आराम से, अगर ना पता हो तो भी आप मॉरिशस को लगा सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अप्रैल 2025 में नीति आयोग द्वारा पंचायत विकास सूचकांक PAI की पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी किया गया है। गुजरात राज्य की सबसे अधिक पंचायत को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो आपका बी हो जाएगा। दूसरा सही, लेकिन पहला गलत है। ठीक है। नीति आयोग के द्वारा पंचायत पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी किया गया, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें देखिए पहला गलत क्यों है? देखिए, अप्रैल 2025 में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई थी, न कि नीति आयोग द्वारा। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। अप्रैल 2025 में ऋण संबंधी धोखाधड़ी के मामले में वांछित मेहुल चौकसी को बेल्जियम से गिरफ्तार किया गया और इसने SBI में धोखाधड़ी करके फरार हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा, पहला आपका सही लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके द्वारा PNB में किया गया था धोखाधड़ी। ठीक है, PNB में, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में भारतीय एथलीट पासपोर्ट प्रबंधक इकाई का उद्घाटन किया गया। भारत एथलीट पासपोर्ट प्रबंधक इकाई स्थापित करने वाला विश्व का 17वां देश बन गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। अप्रैल 2025 में जारी विश्व सैन्य प्रवृत्ति रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? सबसे अधिक सैन्य खर्च करने के मामले में भारत 5वें नंबर पे। ठीक है, भारत 5वें नंबर पे है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का स्थान इसमें 5वां है। ठीक है, और सबसे अधिक सैन्य खर्च करने के मामले में अमेरिका पहले नंबर पे। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2005 में किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध चपाता मिर्च को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया? किस राज्य का है? यह है आपके तेलंगाना का, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे ये वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी किसी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें। देखिए, 3-4 दिन जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसमें अगर और हम बात करें तो करंट अफेयर के भी प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे, खास करके अगस्त और सितंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन है उसमें, और उसके साथ साथ GS। ठीक है, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और आवाज़ को आप लोग मैनेज आज कर लीजिएगा। ठीक है।